प्रोग्राम माई कान शो में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। और आज मसला है विमर्श का, विश्लेषण का, विचार का और पश्चिम की राजनीति का। जी हाँ, पश्चिम की राजनीति जो कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत लाभकारी साबित हो रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी 2027 के रण का आगाज उसी पश्चिम से ही किया है। उन्होंने दादरी में, नोएडा में एक बड़ी रैली की और उस रैली का संयोजन किया था उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने, जो कि गुर्जर समाज से आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार भाटी ने इस रैली को आयोजित करते समय अखिलेश यादव को समझाने का प्रयास किया था कि पश्चिम में अगर उन्हें जीतना है तो जाट और गुर्जर वोटों में कहीं न कहीं बड़ी सेध लगानी होगी, जो कि परंपरागत रूप से जाट और गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर होंगे। अब अपनी इस पहली रैली से दादरी में होने वाली अखिलेश यादव ने गुर्जर समाज को आगे रखते हुए कितना अपने आप को मजबूत किया है, यही सवाल इन सबसे हम पूछेंगे। और सवाल में दूसरा सवाल उत्तर प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री ने पैदा कर दिया है, जो कि भिड़ गए हैं अखिलेश यादव से। और उन्होंने कहा है कि ये रैली एक फ्लॉप शो थी। ये रैली समाजवादी पार्टी की उसी गुंडागर्दी, उसी माफियागिरी और उसी बांटों की राजनीति के लिए शुरुआत थी जो सपा करती रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव तो कांपते थे नोएडा जाने से, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जिसने नोएडा के प्रति उनका डर खत्म कर दिया है और अब वो हिम्मत कर पाए हैं नोएडा जाने की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे वरिष्ठ, हमारे सीनियर पत्रकार डॉक्टर दिनेश शर्मा सर। सर खड़े हो जाइए अपनी जगह पर, मजा आएगा। दिनेश शर्मा सर, पश्चिम की राजनीति को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हम सबसे पहले राहुल से कहेंगे सबका परिचय करा दें। यहाँ से दिनेश शर्मा से सवाल पूछे। सबसे पहले राजेश विद्यार्थी, कांग्रेस पार्टी के पैनलिस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और बड़े राजनीतिक मामलों पे अपना ओपन विश्लेषण देते हैं। दूसरे हमारे पास चंद्रमोहन चौबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट हैं, भाजपा के नेता हैं और ये भी राजनीति का अच्छा विश्लेषण करते हैं। तीसरे साथी हमारे अशोक गुप्ता जी हैं, धुर समाजवादी हैं, खुद दादरी की उस रैली में भी थे जहां पर जाने से अखिलेश यादव डरते थे, ऐसा आरोप दोनों डिप्टी सीएम ने लगाया है। और आखिरी साथी हमारे यहाँ पर हैं, अल्पसंख्यक मामलों के विशेष जानकार हैं, विश्लेषक हैं और भारतीय जनता पार्टी से ही संबंध रखते हैं। भाजपा में अल्पसंख्यक नेता ढूंढना पत्रकारों के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन शमसी आजाद भाई हम सबको अवेलेबल रहते हैं। और ये हमारे वरिष्ठ दिनेश शर्मा सर। सर आपसे शुरुआत करते हैं। पश्चिम की राजनीति और अखिलेश यादव का दादरी आगाज, क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को कोई डेंट दे पाएगा या ये कोशिश खाली दिखावा है 110 विधानसभा के लोगों को इकट्ठा करके और केवल मंच पर खड़े होकर अपनी बात कहना है? क्योंकि नोएडा तो जाते ही नहीं थे अखिलेश, ऐसा आरोप डिप्टी सीएम लगा रहे हैं और ऐसा है भी। एक शब्द में कहूं, जो आपने पहले सवाल किया था, मेरा उत्तर है नहीं। अखिलेश यादव पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाएंगे वो नहीं, क्योंकि वहाँ पर जिस आपने जो गुर्जर समाज की चर्चा की है, हाँ, राजकुमार भाटी संयोजक थे जी जी, जो चर्चा की है, अभी वो समाजवादी पार्टी के नवोदित लीडर हैं। आप ये मत समझिए कि टीवी चैनल पे बैठकर, दाढ़ी उनकी सफेद है सर, लंबाई चौड़ाई मजबूत है, नवोदित। मैं बहुत काफ़ी समय से उनको जानता हूँ। अच्छा, मैं उनकी पॉलिटिक्स को भी जानता हूँ। उनका फोकस दलित, क्या नाम, गुर्जर प्लस मुस्लिम गठजोड़। और दूसरी बात यह है, उनका ध्यान इस बात पर है कि किसी न किसी प्रकार से वो अखिलेश यादव को विश्वास में लेकर एक आध कोई उनसे टिकट भी दिलवा लें। एक ये तो पत्रकार वाला विश्लेषण कर दिया। मैं तो यही कहूँगा जो मैंने देखा है। पश्चिम का टिकट राजकुमार, मैं आपको बता रहा हूँ, अखिलेश यादव पर भी बहुत दबाव है टिकटों को लेकर। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले उनको मुसलमानों को साध रहा है और गुर्जर जो हैं वो 2 जगह जो है चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो परंपरागत वोट हैं, साथ में बीजेपी को वो एक क्या नाम प्रेशर में भी लेते हैं, इसी कारण वो बसपा में भी गए। अच्छा, गुर्जर के बारे में कहते हैं कि कुछ मुस्लिम गुर्जर भी हैं। इकरा हसन सांसद, उनको विशेष रूप से वहां रैली में बोलने के लिए खड़ा किया गया था। इकरा हसन उन 3 लोगों में आगे थी, जिसमें राजकुमार भाटी, इकरा हसन और अखिलेश यादव। तो क्या मुस्लिम गुर्जर और सनातनी गुर्जर
इन दोनों को अखिलेश ने कॉम्बिनेशन कॉम्बो बनाने का। गुर्जर तो अखिलेश यादव जी के साथ चले जाएंगे, लेकिन जो सनातन गुर्जर हैं वो वोट नहीं मिलेगा अखिलेश यादव को। क्यों क्यों सर? इसलिए नहीं मिलेगा कि गुर्जर एक मार्शल कौम है। जैसे इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में यादव एक मार्शल कौम है जिस पर दम भरते हैं अखिलेश यादव, उसी तरह से गुर्जर वहाँ की एक मार्शल कौम है और वो ट्रेडिशनल सनातन कौम है। आप वहाँ की जो पॉलिटिक्स में जो नए लीडर पैदा हुए हैं, उसी मार्शल कौम से तो राजकुमार भाटी भी आते हैं। राजकुमार भाटी, इन सबके नेता कभी हुआ करते थे राजेश पायलट, और राजेश पायलट जब नहीं रहे तो उनकी जगह फिर ली सचिन पायलट ने। यानी आपकी नजर में गुर्जर अब अखिलेश को होने वाले नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या बात है। हम आपसे पूछ लेते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुस्लिम और गुर्जर गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी का मानना है। और ये आते भी बिजनौर से हैं, बिजनौर भी पश्चिम में है। अब शमसी आजाद भाई आप ये बताइए, हालांकि आप भारतीय जनता पार्टी संबंधित हैं, लेकिन मुस्लिम मानों को तो जानते ही हैं आप, क्या राजनीति में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को जिताने के लिए कोई मुस्लिम और गुर्जर गठजोड़ बन जाए, ऐसी संभावना है? कुछ गुर्जर मुसलमान भी हैं जो कहते हैं मुस्लिम गुर्जर। देखिए 2024 का जो विपक्ष का नैरेटिव था उसमें भले ही अल्पसंख्यक समाज या ओबीसी समाज या दलित समाज समाजवादी पार्टी के बहकावे में आ गया हो, लेकिन उनको अपनी भूल का एहसास हो। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश का जब उपचुनाव हुआ, खासतौर से जिस सीट पर सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही थी, अयोध्या पर, अवधेश प्रसाद का लड़का ही वहाँ से हार गया। ऐसी कई सीटें जहाँ पर समाजवादी पार्टी 10 में से 9 सीटें हारी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुनः वापसी किया। तो अब यही हाल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अल्पसंख्यक समाज वोट किया करता था, लेकिन हुआ ये कि जब उन्होंने 2012 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के कहने पर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया, तो देखने में ये आया कि लगातार, चाहे वो संभल हो, चाहे बरेली हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे गाजियाबाद हो, जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे उन्हीं इलाकों में दंगे हुए, उन्हीं इलाकों में कर्फ्यू लगा, उन्हीं इलाकों को आग के हवाले किया गया। और मुस्लिम का जो कारोबार था, चाहे भदोही से लेकर आप रामपुर तक का कारोबार ले लीजिए, एक एक करके गिनाएंगे तो समय लगेगा, सारे कारोबारों को समाजवादी पार्टी में ही ठप कर दिया गया। और हुआ ये कि सबसे ज़्यादा मुकदमे भी अगर आप देखेंगे, सर्वे कराएंगे 2012 से 2017 तक, तो अल्पसंख्यक समाज पर समाजवादी पार्टी की सरकार में ही। बात आपकी बात हमने मान ली, आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोले, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी आप कहें वो विश्लेषण तो करेंगे। ऐसा इसलिए है, मान लीजिए आपने कह दिया नहीं, हमने कैसे मान लें कि पश्चिम में अखिलेश यादव की कोशिश की मुस्लिम गुर्जर और हिंदू गुर्जर दोनों एक साथ मिला करके और मुस्लिमों के साथ गठजोड़ बनाकर वहां पर अपनी सीटें बढ़ाने का प्रयास करें, आप इसे कैसे नकारें? नहीं, आप देख लेना, मुस्लिम अगर समाजवादी पार्टी के साथ होते तो हमारे ख्याल से कुंदरकी की सीट तो समाजवादी पार्टी को जीतना चाहिए था, नहीं जीती। तो इसी से आप आंकड़ा लगा ली कि जो मुस्लिम बाहुल सीटें थी वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के कहना पश्चिम का मुस्लिम भी अब अखिलेश के साथ। बिल्कुल पूरा उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाज, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो गलती अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर किया, तब तो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज ने समझ लिए, कसम खा रखी है कि अब उनको मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चुनना है, नहीं चुनना है, नहीं चुनना है। अरे शमसी आजाद जी ने तो एक बवाल पैदा कर दिया। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे थे कि क्या मुस्लिम गुर्जर और हिंदू गुर्जर इन दोनों को लुभाने में अखिलेश कामयाब होंगे नहीं? डिप्टी सीएम लोग कह रहे हैं कि रैली फ्लॉप शो थी, अंधविश्वास और डर का प्रतिमूर्त है अखिलेश यादव। इतने अंधविश्वासी कि मुख्यमंत्री रहते कभी नोएडा नहीं गए, इतने डरे हुए थे कि नोएडा जाने में सोचते थे कि हमारी मुख्यमंत्री कुर्सी चली जाएगी। अब वो अखिलेश यादव नोएडा इसलिए गए हैं कि उनका डर दूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, ये कह रही है बीजेपी। अमरिंदर भाई, आपने बहुत लंबा क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हैं और मैं एक एक का बारी बारी से जवाब देता रहूंगा। अभी शमसी भाई का भी जवाब दूंगा। आप जानते हैं कि अशोक उसके सम्राट के ज़माने में केवल एक वो होता था, झूठा, दबंग, अपने मन के काम करने वाले। और आज क्या है, भारतीय जनता पार्टी में सब झूठे बोलते हैं, सब दबंगई करते हैं। के साथ बताओ कैसे सब झूठे, हवा में बताओ ऐसे सब बताते भी जाएंगे। अभी स्टूल मंत्री से लेकर के और जितने इनके स्वजातीय लोग पूरे आपके स्टूल मंत्री कहने से थोड़ी स्टूल मंत्री हो जाएंगे। अरे बाकायदे डिप्टी सीएम 1 है। मैंने टीवी में देखा उनका प्रोटोकॉल दिखता है, उनकी गाड़ियां दिखती हैं, उनका विभाग दिखता है, उनके अधिकारी दिखते हैं, आपको कहने से स्टूल मंत्री। जनता ने उनको नकार दिया था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की नकारी सरकार ने केशव मौर्य को ला करके डिप्टी सीएम बनाने का काम किया है। बड़े नेता अगर एक सीट हार भी जाए, हारे तो अटल बिहारी भी अपनी सीट हार गए थे। अब दूसरी बात आई है नोएडा जाने की। राजनाथ सिंह के बारे में आपको जानकारी होगी, जब मुख्यमंत्री थे तो कहाँ से बटन दबाए थे? दिल्ली से बटन दबाए थे, याद है आपको?
पता करिए, उनके पैनलिस्ट खड़े हैं, उनके प्रवक्ता खड़े हैं, पढ़ के आए। भाजपा के बारे में बताओगे, कुछ अपने बारे में बता दो। अब दूसरी बात बता रहे हैं, अरे कई क्वेश्चन आपने एक साथ पूछा तो सबके जवाब, लंबा क्वेश्चन पूछा तो सबका बारी बारी देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, दो तरीके के लोग हैं, एक झूठ बोलने वाले और बाकी दो झूठ बोलने वाले हैं, एक झूठ और बाकी सब झूठ फैलाने वाले हैं। दिल्ली से झूठ चलता है और पूरे देश में इनके झूठ फैलाने वाले इवन की हमारे अगल बगल में भी बैठे हैं। जैसे अभी कुदरती का वो कहे और मिल्कीपुर का चुनाव, कुदरती तो सच है यार, झूठ कैसे है? मैं बता रहा हूँ, तो कुंदरकी में ये भी सच है, मिल्कीपुर में ये भी सच है कि दरोगा पिस्टल लगा करके जब तक कहता था गड्ढा खुदवा दिया जेसीबी से गांव को। कुदरती में जमानत जब्त हो गई हाजी रिजवान की, हम भी वहां थे। सुन लीजिए, वहाँ किस तरीके से जमानत जब्त है, पुलिस और प्रशासन और मशीन न होती तो वहाँ इनका मैं जमानत जब्त करता। और आइए मिल्कीपुर में, जब तुम 17 में हारे थे तुम्हारे पास पुलिस प्रशासन नहीं था। हम 17 में हारे नहीं थे, तो अब आज में आ जाओ, तुम्हारी आप उस रैली में थे, अशोक गुप्ता जी उस रैली में थे यार। हाँ जी, क्या उस रैली में आपको लगा कि आप पश्चिम में कुछ बड़ा कर दें? हाँ मैं बता रहा हूँ, एक दिन पहले वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता वहाँ गए थे और भाषण दे के आए थे जेवर एयरपोर्ट पे। और उस जेवर एयरपोर्ट का एनओसी कौन लेकर आया था पता करिए। पहले समाजवादियों ने उसका एनओसी प्रस्ताव पारित कराया था। अच्छा, एनओसी तुम ला दिए तो बाकी वहाँ कुछ हुआ? बाकी सुन लीजिए, वहाँ का जो किसान है आज भी वहाँ रो रहा है, मुआवजा नहीं। और जितनी रैली में भीड़ आई थी सब भाड़े की रैली आई थी और सरकारी लोग आए थे, भीड़ उसमें दबाव में आए थे। रैली नहीं थी, वो जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन तक कहा भाई गुप्ता? वही वो रैली ही था, वहाँ पे वो बैठ करके झूठ बोलने के लिए फैलाने काम किए थे। उद्घाटन में वो फ्लॉप शो था, वो कोई अकेले उद्घाटन करने फीता काटने आए थे क्या? अपने शो का बताओ कैसा? हाँ, हमारा शो सुनिए। देखिए, जिस तरीके से वहाँ दादरी में वहाँ एक इंटर कॉलेज है, वहाँ पे उस इंटर कॉलेज में जिस तरीके से भीड़ पूरे एरिया में उस कॉलेज के राजा मिहिर भोज इंटर, जी वही उन्हीं का राजा मिहिर भोज। हाँ, राजा मिहिर भोज इंटर कॉलेज। वहाँ पे देखिए होगा कि राजा साहब का, मिहिर साहब का गंगा जल से उनको जलाभिषेक किया गया। ये भी आपने देखा होगा, टीवी चैनल के माध्यम से देखा होगा। और इससे पहले उनको भाजपा ने कितना अपमानित किया था। तो देखिए, जितने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक है, भारतीय जनता की पार्टी ने पलट के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही तो उस मूर्ति का जो है अनावरण करने गए थे सीएम। कौन से गए थे? कौन से गए? राजा मिहिर भोज की मूर्ति जो वहाँ लगी हुई है। सर, अपमान कहाँ किया है वो अखिलेश यादव जी? कल गंगा पूछ लेंगे आपसे कहाँ कहाँ गंगा जल। अब अखिलेश यादव भी गंगा जल से चीजें धुलवाने लगे, चाहे राजा मिहिर भोज की मूर्ति ही हो। ये गंगा जल, राजा मिहिर भोज, राजकुमार भाटी, इकरा हसन, गुर्जर और मुस्लिम गठजोड़, तुम्हारी पार्टी की तो हवा निकल जाएगी भाजपा की। वहाँ अखिलेश यादव जी शुरुआत की है। देखिए, असली और नकली सनातनियों में बहुत फर्क होता है। एक सिर्फ झूठ बोलकर अपने इमारत खड़ी करे। आप देख रहे हैं ना, परिणाम तो वहाँ की जनता ने और उधर के आसपास के लोगों ने तय कर दिया कि जहाँ एक विकास की गाथा की बात हो रही थी, जेवर जो एयरपोर्ट है उसके उद्घाटन पर देखिए कितनी संख्या है। चाहे आप ऊपर से देखिए और नीचे तक देखिए, चारों तरफ कुर्सियां खचाखच भरी थी, अगल बगल लोग भी खड़े थे। और एक इनका परिणाम देख लीजिए, कुर्सियां खाली थी सभा में, तो परिणाम तो तय हो गया। तुम लोग बाद में रखवा दिए हो पीछे से कुर्सियां यार। अब देखिए, अब ये झूठ और अफवाह हमने सुनिए तो फैलाने का काम समाजवादी पार्टी के पास रहने दीजिए। आप बताइए, अगर ये फैलाइए, ये तो फैलाते हैं। इनकी पॉलिटिक्स पर हम जाएं, इन्होंने निश्चित रूप से वहां पर पहले भारतीय जनता पार्टी वहां पर ज्यादा, भाई दादरी का ही विधायक तेजपाल नागर जी, अब हम इसमें क्या कर लें, भारतीय जनता पार्टी के हैं तेजपाल मास्टर साहब, हमें उनका इंटरव्यू करने का, उनसे बात करने का मौका मिलता है। और मैं ईटावन में जहाँ रहते हैं उनके घर पे जाके उनके घर के बाहर शो करके आया। लेकिन सवाल यह है कि अगर इन्होंने गुर्जर मुस्लिम गठजोड़ बना रहा तो तुम्हारा क्या होगा? ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जनता को पता है कि ये वोट के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं, शमशान कब्रिस्तान करते हैं, ये वोट के लिए हिंदुओं को लड़ाते हैं। वो पश्चिम उत्तर प्रदेश कैसे भूल सकता है? वहाँ का जाट, वहाँ का गुर्जर, या वहाँ का हिंदू या मुसलमान कैसे भूल सकता है कि सत्ता के लिए इन्होंने जो है, जो सचिन और गौरव जो अपनी बहन बेटी की रक्षा के लिए गए थे, उसको इनके वोटरों ने, इनके जिहादियों ने मार डाला था। और उनको बचाने का काम, उनको जेल से निकालने का काम किसने किया था? इनके एक मंत्री ने किया था। और अखिलेश यादव जी ने उन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया था। तो लोग जो है शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, विकास चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी शांति की गारंटी देती है, अमन की गारंटी देती है, विकास की गारंटी। शांति, अमन और विकास। राहुल, ये किसी का नाम नहीं है
कि शांति, बिटिया, अमन, कुमार और विकास विश्वकर्मा जैसे राहुल विश्वकर्मा, कतई नहीं। शांति, अमन और विकास भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आपकी सरकार भी बहुत दिनों तक रही, आजकल आप साझीदार हो सपा के। क्या समाजवादी पार्टी की इस रैली से कोई बदलाव दिख रहा है आपको वहाँ, या अभी आपको लग रहा कि कुछ होने वाला नहीं? बहुत सारे मुद्दे आपके सामने रखे हैं हमारे पैनलिस्ट जितने बैठे थे, तो उन्होंने देखिए एक मुद्दा ये सामने आया कि उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, उसके पक्ष में हवा है। तो बहन जी की सरकार हो या अन्य सरकारें रही हों, तो उन पर आप जब विश्लेषण करेंगे तो उपचुनाव वो सब जीत जाते हैं। हमारी भी सरकार बनवा दीजिए, उपचुनाव देखिए हम भी जीत लेंगे। तो उपचुनाव किसी मुख्य चुनाव का पैमाना नहीं होते। दूसरा, जो रैली में भीड़ आना और ना आना, कुछ कुर्सी खाली रह जाना, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में ये अंतर होता है। सत्ता पक्ष जब तक सत्ता में रहती है तब तक सत्ता के दुरुपयोग से कुर्सी भरने के अलावा भी भीड़ इकट्ठा करती है, और जो विपक्ष की रैलियां होती हैं उसमें सत्ता पक्ष विघ्न डालती है, रोकती है भीड़ को, तमाम अपने सत्ता का दुरुपयोग करती है और ये दिखाती है कि देखो विपक्ष के पास जन समर्थन नहीं है। रही बात बेईमानी की, तो बेईमानी इनकी जगजाहिर है। ये 20% वोटों की बेईमानी करते हैं। कई फोरम पर ये बात सामने आई है, कभी वोट कटवा करके, कभी ईवीएम में गड़बड़ी करके। 20% ये अगर जीतते हैं तो खाली बेईमानी करते हैं, नहीं, आप हमारी इनको वोट नहीं देते। बात हमारी समझ, कांग्रेस पार्टी को जनता का वोट नजर नहीं आता। सुन लीजिए हमारी बात। ये 20% वोटों की बेईमानी करते हैं, जिससे कि इनकी जितनी भी हार हो। 20% तो बहुत हो गया राहुल। सवाल इस बात का है, रुक जाओ, मुझे आपके पास आना पड़ेगा। 20% वोटों की बेईमानी करते हैं। सुनिए, 100 में 20 अंदर। सुनिए तो इनसे कहिए कि अगर बेईमानी से जीत होती है तो इमरान मसूद कैसे नहीं, सुनिए, कर्नाटका से इस्तीफा दिलवाएं अपने मुख्यमंत्री का, तेलंगाना से अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिलवाएं, हिमाचल में दिलवाएं, क्योंकि ये सहारनपुर में आपके सांसद बने इमरान मसूद, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया लोगों ने तो बन गए। 20% कैसे पाए? आप हमारी बात नहीं सुनते हैं। अधूरी बात अगर आप ही की बात करेंगे, बताओ। हाँ, अधूरी बात अगर आप सुनेंगे तो फिर हमारा पक्ष स्पष्ट नहीं हो पाएगा। देखिए, 20% का जो मैंने बात कही है वो यही इसी बात का जवाब है जो कर्नाटक कह रहे हैं। जब आप कह रहे हैं इमरान मसूद हमारे जीते हैं, तो वो 20% वोट, जब 20% से भी ज्यादा वोट वो पा जाते हैं पैमाने, तब ये जीतते हैं। 20% से ज्यादा जब वोट की बेईमानी हो पाती तब तुम, मतलब तुम्हें वोट इतना मिल जाता कि 20% बेईमानी करने, तब जीतते। देखिए, बेईमानी 20% बेईमानी तुम करते नहीं, तो बेईमानी कौन करता है और बेईमानी कराने वालों को किस प्रकार राज्यसभा सांसद बनाया जाता है, किस प्रकार जो है मंत्री बनाया जाता है चुनाव आयुक्तों को, ये देश की जनता भली भांति जानती है कि कौन बेईमान है और कौन बेईमानी कराता आया है। जिसने 1975 में 25 जून 1975 की रात में इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी हो, रात में संविधान बदल दिया हो, रात के अंधेरों में, आज वो उजालों की बात करते हैं और वो लोकतंत्र की बात करते हैं। इनके ऊपर जनता हंसती है। आइए देखिए, ये इमरजेंसी की बात, सच को सच कहिए। हाँ बिल्कुल, हम सच को सच इमरजेंसी कहें तो है। आप ये बताइए मुझे कि इस देश में जब कांग्रेस विरोधी सरकारें बनी, सेंट्रल लेवल पर बात कर रहा हूं मैं, तब इस देश का अहित हुआ। इन्होंने भ्रम फैला करके इमरजेंसी जरूरी थी, क्योंकि ये अराजकता फैला दिए थे देश भर में, तो इस समय इमरजेंसी जरूरी थी। मैं अपनी बेबाक टिप्पणी कर रहा हूं कि इमरजेंसी जरूरी थी। इमरजेंसी जरूरी थी, मैं इस पे जाऊंगा कि इमरजेंसी जरूरी थी। मामला पीछे चला गया थोड़ा, अब क्योंकि आप जानकार हैं, हमारे बॉस हैं, तो आप बताएंगे। एक मिनट, राजेश जी मैं आता हूँ, लेकिन इस पे इमरजेंसी जरूरी थी इनको लगता है, क्योंकि इनका कहना है कि जब कांग्रेस के अलावा कोई सरकार आई है उसने देश का हित किया। देखिए, एक बात तो बहुत पक्की है जो आज की जनरेशन को नहीं बताई जाती है। बीजेपी केवल यही बताती है कि इमरजेंसी जो थी वो इतनी खतरनाक थी, लेकिन इमरजेंसी ने उस दौरान जो चीज़ें कर दी, जो इमरजेंसी से उत्तर देश की दिशा और दशा बदली, इंदिरा जी ने बदली, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इमरजेंसी देश के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि उस समय देश के कई राजनेता इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए थे कि वो अपना भविष्य ढूंढने के लिए वो पूरी तरह से देश के अंदर विद्रोह करना चाहते थे। इंदिरा गांधी ने इस मामले में बहुत सोच समझ के काम लिया था। बैठिए,
इमरजेंसी जरूरी थी। एक नया नाटक निकला, रील ही बदल गई पूरी। राहुल, हम तो कहां शुरू किया था, दादरी से, और यहां दूसरा मामला आ गया। शमसी आजाद जी, एक नागरिक के रूप में, एक विचारवान व्यक्ति के रूप में आप क्या कहेंगे कि इमरजेंसी जरूरी थी या इमरजेंसी सत्ता अपने पास बनाए रखने के लिए मजबूरी थी? देखिए, पत्रकार हमारे हैं और सीनियर हैं, लेकिन इन्होंने जो कहा कि इमरजेंसी का समर्थन किया, तो हमें नहीं लगता कि आज भी कोई हिंदुस्तान का आदमी कह रहा होगा कि इमरजेंसी सही थी, क्योंकि इमरजेंसी के बाद जो हालात देश के बने, आज भी जो है उससे जो है घाव भरा नहीं है। और इमरजेंसी सिर्फ इस वजह से की गई थी कि उनकी अपनी सत्ता बची रहे। उन्होंने कहा कि नए नए नेता उभर रहे थे, तो नेता आज भी उभर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता उभर रहे हैं, बसपा के उभर रहे हैं, कांग्रेस के उभर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी लगा दे? इमरजेंसी का मतलब तो ये होता है कि आपकी सरकार फेलियर हो गई, आपकी सरकार के हाथ में कुछ बचा नहीं, आप जनता पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, अपने पुलिस पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे, अपने नागरिकों। आपकी नजर में इमरजेंसी सत्ता बना रखने में बिल्कुल सत्ता बनाने की। अशोक गुप्ता, मैं आपके पास आता हूं और इस सवाल का जवाब बहुत सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता लोकतंत्र सेनानी कहलाते हैं। समाजवादी के कई बड़े नेता लोकतंत्र सेनानी की पेंशन लेते हैं, और समाजवादी का बहुत बड़ा संघर्ष इस बात के लिए रहा कि इमरजेंसी गलत थी। ये अलग बात है कि आज समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक साथ साथ हों, लेकिन उन्होंने एक नया विमर्श दे दिया है कि इमरजेंसी जरूरी थी, और उसका समर्थन हमारे वरिष्ठ ने भी कर दिया कि हाँ, उस समय जरूरी थी। आप बताइए कि क्या इमरजेंसी जरूरी थी या सत्ता अपने पास बनाए रखने के लिए तब इंदिरा गांधी की मजबूरी थी? नहीं, देखिए अरविंदर भाई, हमारा टॉपिक आज आपने दादरी पे रखा था, उस पर पूरा सवाल ले लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और इमरजेंसी, ये भारतीय जनता की पार्टी के लोग हैं, मरा मुर्दा खोदने का बहुत शौकीन है। ये पुरानी बातें ला, क्योंकि नए में कुछ कर नहीं पाए हैं, ना तो किसी को काम दे पाए, ना किसी को रोजगार दे पाए, ना शिक्षा दे पाए, ना रोड दे पाए, ना बिजली दे पाए, ना खाद दे पाए, ना गैस दे पा रहे हैं, और ना सिलेंडर दे पा रहे हैं। ये लोग लाल से डरते होते, इसलिए आज मैं लाल टोपी लगा के भी नहीं आया कि लोग डर के भाग जाते हो, पूरी बात नहीं कह पाते हैं। नया नाटक आप भी बता। दूसरी बात, अभी 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 हमारे आपके पास अभी भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे, इनके तो खैर चश्मा लगाते नहीं, लेकिन कल के प्रोग्राम के बीच में काला चश्मा लगा रहा होगा। पूरे वहां पे 5 किलोमीटर के सर्किल में, कुर्सियां तो छोड़िए, 5 किलो सर्किल, पूरे मार्केट में, पूरे रोड पे, पूरे खेतों में, एक इंटर कॉलेज में हम लोगों का प्रोग्राम हुआ था, कल की रैली हुई थी, और वो भाड़े की रैली नहीं थी, बुलाई हुई रैली नहीं थी, वो अपने मन से आए हुए लोग हैं, और सारे गुर्जर समाज के लोग थे हैं। और आपने देखा होगा कि एक भी लखनऊ का नेता वहां मंच पे नहीं था, आपने देखा होगा। और यदि काला चश्मा ना देखिए, ना, वो हमारे पार्टी के बहुत बड़े नेता है। अब बताइए, आप ये कह दो कि माता प्रसाद पाड़े थे, आदरणीय हो हम कुछ कहे थोड़ी। आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, तो ये तो दिक्कत की बात हमारे लिए हो जाएगी कि अब जिनको प्रोग्राम कराए उन्हीं को ना बुलाएं। आपके नजर में दादरी प्रोग्राम आपका सुपरहिट? अरे, दादरी का प्रोग्राम ने पूरे प्रदेश में हिला दिया। ये लोग डर गए, तो पीडीए से डर रहे थे, और दादरी के जो कल रैली हुई है उससे इनके चूर चूर हिल गए। इनके जो दिल्ली वाले नेता बैठे हैं ना, वो डगमगा गए। राहुल कितना डगमगा गए, सना ध्यान से वो करे, सुपरहिट शो था। गुर्जर समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में थे, और उस रैली ने आपके दिल्ली तक में बैठे नेताओं की चूल्हे हिला दी हैं, चूल्हे। अब आप इमरजेंसी से लौट आओ और दादरी पे आ जाओ। ये कुछ भी कह सकते हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं। मुंगेरी लाल हम लोग बचपन में देखते थे कि वो खड़े खड़े धारावाहिक में आया था, सोए से वो सपना देखना शुरू कर देता था कि मैं पायलट बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं डीएम बन गया, मैं प्रधानमंत्री बन गया। उसी तरह समाजवादी पार्टी के लोग जो है सपना देख रहे हैं। अरे भाई, उनका मुख्यमंत्री बन चुका है 4 बार, 3 बार अखिलेश यादव, 3 बार मुलायम सिंह यादव, 1 बार अखिलेश यादव। अरे तो सुनिए, सुनाओ। तो हार अभी 2 बार से किसकी सरकार आ रही है? 37 साल का 30 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। तो तेरे बेईमानी करके यारी बगल से आवाज आ रही है। नहीं, देखिए, वो मैंने क्या कहा, जो चोर की दाढ़ी में तिनका, जो खुद बेईमानी करते थे, किस प्रकार आजमगढ़ में लाइट बिजली जिस समय हमारा प्रत्याशी आगे चल रहा था, और किस प्रकार से जो है आधे घंटे के लिए लाइट कटती है और समाजवादी पार्टी जो उनके शीर्ष नेता हैं वो आगे हो जाते हैं। कन्नौज में हमारे प्रत्याशी को प्रचार करने नहीं दिया था डिम्पल यादव के सामने। इन लोग क्या बात करेंगे? कन्नौज में इन्होंने हमारे बूथ अध्यक्ष जो एक मिश्रा था उसकी हत्या करवा दी थी, औरंगजेब की तरह उसके गले का जो है इन्होंने गला कटवा कर नीरज मिश्रा का गला काट दिया था, और उसके सामने औरंगजेब की तरह गला सामने काट कर अपने ये आपका आरोप है ना, तथ्य तो अलग ही है। वहां की जनता, कन्नौज की जनता जानती है
कि किसने करवाया था, कौन कौन उसके पीछे था, ये कन्नौज की जनता भली भांति जानती है। कन्नौज से तो जीत जाते खट से। तो हारे भी तो कन्नौज से। अच्छा ये बताइए, जब ये फिर ये जीत गए तो अब हम इनको अगर हम आप लोगों को हरवाते हैं, जितवाते हैं। सवाल ये है, नहीं चौबे जी, हमारा सवाल ये है कि दादरी की रैली से वास्तव में आप लोग चिंता में आ गए कि नहीं भाजपा वाले? देखिए, अगर चिंता वाली बात होती और सत्ता की बात होती तो कभी भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी नोएडा नहीं जाते। जैसे कि इनको सत्ता से प्रेम था, जैसे इनको मुख्यमंत्री कुर्सी से प्रेम था, वहां नहीं गए। तो हम लोग जन सेवा करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के चाहे क्षेत्र, एक बात तो गुप्ता जी सही है, आपके मुख्यमंत्री तब थे अखिलेश यादव, और वो कभी अपने कार्यकाल में नोएडा नहीं गए, अब गए हैं। ये लोग बार बार वही बात करें, ये करें डर दूर कर दिया इन्होंने तुम्हारा। सबसे ज्यादा यदि नोएडा में कार्यकर्ताओं के घर किसी ने चाय पिया है तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी गए हैं, और ये रिकॉर्ड है। और रही बात आने और जाने की, देखिए हारने के बाद तो ठोकर खाएंगे, तो ठोकर खाता हुआ व्यक्ति हर जगह जाता है। पूछ लीजिए कि राजनाथ सिंह कहां से बटन दबाए थे, आज तक क्यों बात नहीं उठा रहे हैं? ये बात मैं सर से पूछ लेता हूँ। सर एक बार बताइए, जो सवाल बार बार उठ रहा है, बड़ा तमाशे का सवाल है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा नहीं गए, इस बात की चर्चा भाजपा के लोग खूब करते हैं। अब जाके नोएडा सही रैली की शुरुआत की, इसके पीछे कुछ तो होगा। देखिए बात को पूरी सुनिएगा मेरी, लेकिन काटिएगा नहीं। मैं अब उसके बाद कांग्रेस के पास जाऊंगा जो नहीं, मोहल्ले में है। देखिए उस मोहल्ले में मैं दोनों को सच जवाब दूंगा आपको। इनमें से कोई भी मित्र ऐसे नहीं है जो इमरजेंसी के दौर में रहे हों, एक तो ये बात जान सर लीजिए। इमरजेंसी छोड़ दीजिए आप। मैं उसका क्योंकि आप काट चुके थे, चूंकि सवाल उठाए इन्होंने। देखिए आपकी जो आज काला बाजारी, मैं आता हूँ आपके पास। आज जो काला बाजारी का सामना, एक मिनट सुन लीजिएगा भाई साहब, आज जो सरकार काला बाजारी दुनिया भर की जमाखोरी का सामना कर रही है, छींके आ रही हैं बीजेपी सरकार को कि काला बाजारी का दिमाग में जो लोगों के बैठ गया है वो कैसे निकले। उस समय काला बाजारी करने का मतलब आपका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में अंदर जाना है। क्या सर आप चाहते हैं इस देश में इमरजेंसी फिर से लगा दी? नहीं, बुरी बात सुनिए। अगर इमरजेंसी इतनी ही अच्छी है तो वही लगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। उस समय ट्रेनें राइट टाइम थी, 10 बजे आप दफ्तर में पहुंचता था अधिकारी कर्मचारी। उस समय किसी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज होती थी तुरंत आदमी अंदर जाता था, पूरा सिस्टम अनुशासन में आ गया था। क्योंकि नेताओं के हाथ में कुछ नहीं रह गया। देखिए एक स्टैंड जब लिया, और मतलब क्या हुआ इमरजेंसी का? इमरजेंसी का मतलब ये हुआ कि उस समय पूरी जितनी भी आपकी जो आपकी राजनीति थी वो छिन्न भिन्न थी, और इंदिरा ये विषय लंबा है, मैं इसको यहाँ नहीं डिस्कस करूँ। नहीं डिस्टर्ब, लेकिन सवाल इस बात का बनता है ना, मैं आपके पास आता हूँ। सवाल इस बात का बनता है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र को मानने वाला, चाहने वाला कोई भी देश, लोकतंत्र को जानने वाला कोई भी देश इमरजेंसी को सही नहीं ठहराता राजेश विद्यार्थी। और अगर किसी देश में लोकतंत्र है, किसी देश में कानून है, तो उस देश में इमरजेंसी को उचित कभी किसी ने नहीं ठहराया। अब आप बताओ तुम्हारी इमरजेंसी उचित कैसे? देखिए हमारी बात सुन लीजिएगा तब जाइएगा। इमरजेंसी सही थी उस समय, ये मैंने कहा। हमेशा इमरजेंसी सही नहीं होती, लोकतंत्र में इमरजेंसी उचित नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उसको विकल्प। कांग्रेस इमरजेंसी भी लगा सकती है। नहीं कांग्रेस नहीं, और तो कुछ ने लगाई नहीं आज तक। नहीं अब और सब ऐसे ही काम चल रहा है, सबका पीछे पीछे का। तुम बताओ इमरजेंसी क्या बताओगे? देखिए ये देश की जनता सब जानती है कि जब इंदिरा गांधी जी की सांसदी कोर्ट ने रद्द कर दी तो अपने सांसदी बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए, लोकतंत्र को इंदिरा गांधी ने अपने पैरों के तले रौंद दिया था। ये काला धब्बा है, इसको कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये नहीं कि जनता ने उनको हराया था तो उन्होंने हार मान लिया था, कोर्ट ने उनको, यही रायबरेली के न्यायालय ने उनको जो है जब अघोषित कर दिया, उनको सांसद पद उनका चला गया, उनका प्रधानमंत्री पद जाने वाला था, उनका सरकार जाने वाला था, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने देखिए यही भ्रम फैलाते हैं। अब सुन लीजिए, जलाया, इंडियन एक्सप्रेस को जलाया, किशोर कुमार को जेल में बंद कर दिया, जो फिल्मकार नहीं लिखते थे उनको जेल में देखिए ऐसा है कि ये बड़ा मसला राजेश जी, बड़ा मसला हो गया। मैं आपके पास आ चुका हूँ। सर अब इमरजेंसी पर हम बात बाद में कर लेंगे, और एक दिन अकेले केवल इमरजेंसी के टॉपिक बात कर लेंगे। अशोक गुप्ता जी बीच में कुछ कर रहे हैं, हम बताइए क्या कहोगे? देखिए इस वक्त तो अघोषित इमरजेंसी है, जनता त्राय त्राय है, पेट्रोल मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पेट्रोल मत तो पेट्रोल पंप नहीं, कल शाम को हम लोग पेट्रोल पंपों को निरीक्षण करने गए, एक आदमी नहीं था पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे कोई लाइन नहीं। आप सुनिए, ऐसा है
सबसे पहली बात तो सन्नाटा था पेट्रोल पंपों पर भाई। तो मीडिया हम लोगों की विपक्ष की बात सुनना नहीं चाहती अच्छा है। मीडिया हम तुम्हारे मुंह पे आए नहीं लगा है, मतलब बोलना नहीं सुनिए, चाहते। हम लगातार आज भी हमको पेट्रोल नहीं आप मिला। लगातार लखनऊ में पुरानिया एक पेट्रोल पंप है, मैं गया, गैस मिल रहा है, गैस मिल रहा है, नहीं ये इस धरती पे नहीं है, ये दूसरी जी मिल रही है। ये कांग्रेस के लोग हैं। ये जो है इस धरती से नहीं है, ये जो है दूसरी धरती अरे मीडिया तो काला चश्मा न लगाए। भाई मीडिया सर देखिए एक मिनट, हम लोग क्योंकि एक मिनट, ये क्योंकि बड़ा विषय है, मैं आपके पास आके शमशी भाई, लखनऊ शहर में रहते हो आप, मैं भी रहता हूँ, ये एक बड़ा विषय था हमारे शो में, भी हमारे पास थोड़ा टाइम है तो आप इस पर बात कर लेते हैं। कल शाम को हम लोगों ने जब रैंडम चेकिंग की, जैसे हम कर रहे थे पेट्रोल पंपों लाइन की, तो कल शाम को कई पेट्रोल पंपों पर कोई कस्टमर नजर ही नहीं आया। खुद पेट्रोल पंपों ने कहा कि अब लोग बिल्कुल आ ही नहीं, सन्नाटा। देखिए ये शुरू में समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी सर हो सकता है संडे रहा, समाजवादी पार्टी के लोग, अरे बात तो सुन लीजिए आप अपने कहे लो। भैया, इन्हीं के पेट्रोल पंप थे कुछ जिलों में, जैसे हरदोई में, जौनपुर में, आजमगढ़ में, जहां पर इन लोगों ने अव्यवस्था फैलाई और पब्लिक के बीच मैसेज दिया कि सरकार को भ्रमित करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए कि सबके साथ प्लीज आता हूँ आपके पास। तो सबसे बड़ी बात है। और हम हजरतगंज में हैं, यहाँ से लेकर आप पूरे लखनऊ के, हमारे ख्याल से इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाएं, कहीं पर ऐसा नहीं कि जहाँ पेट्रोल न मिल रहा हो, सीएनजी न मिल रही हो। गैस की बात है, एलपीजी की बात है, वो भी जो सिर्फ ये हुआ कि गैस एलपीजी, हाँ देखिए ये भी जानकारी आई कि वो जो घरेलू गैस ब्लैक करके कुछ लोग होटलों पे बेचते थे, उस पर रोक लगी है, इसलिए फाय हो रहा। बाकी पेट्रोल पंप पे तो कल भीड़ नहीं थी सर, भले संडे हो जो भी। बिल्कुल पेट्रोल का कोई संकट नहीं है, और ये जो गैस का संकट है ये कुछ कृत्रिम है जो जमाखोरों के कारण था। मैं एक विषय पर आ रहा हूँ आपके, आपने जो दादरी वाला इशू किया था, दादरी सुनिए, अब दादरी हमारा विषय है, रुक जाओ भाई सब लोग, मैं दादरी पे आता हूँ, पेट्रोल और इमरजेंसी फिर कभी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस मिथ को दृढ़ता पूर्वक तोड़ा कि लोग दादरी जाते हैं तो सरकार गिर जाती है, उधर जाते हैं। बता दीजिए सर, दर्शकों को बता दीजिए। जी, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने मिथक तोड़ दिया कि दादरी जाने से, नोएडा जाने से सरकार की जाती, क्योंकि दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, और इससे पहले कोई मुख्यमंत्री वहां नहीं। क्या करे, अरे मिथक तोड़ करके कौन से कद्दू में तीर योगी जी ने मार। 2 बार मुख्यमंत्री बन गए। अरे तुम्हारा नेता हार गए। अरे हमारे नेता हारे नहीं, हराए गए हैं, हारे नहीं इनके पुलिस। और रही बात, वहाँ का किसान आज भी दुखी है, वहाँ का व्यापारी आज भी दुखी है। वहाँ हारे और हराए में अंतर क्या है? एक मिनट, राजनीति में हारे और हराए में अंतर क्या है? वहाँ एयरपोर्ट का आज भी नहीं हुआ। हारे और हराए में अंतर क्या है? हारना और एक हराना, क्या अंतर है? दोनों बहुत बड़ा अंतर है। अगर कोई लड़ेगा किसी से, हराने के लिए ही तो लड़ेगा। कि जनता अगर बेचैन, परेशान थी, मजबूर थी, तो 5 साल, इतना साल होने के बाद क्यों अखिलेश यादव को, इनको तो बार बार चक्कर लगाना चाहिए कि जनता परेशान है। हारे और हराने तो एक ही है। वो डरते तो इतने हैं कि आज तक अयोध्या नहीं गए राम मंदिर देखने। एक नया मसला नया मसला आ गया। राहुल बवाल, एक मिनट, एक शो में यार क्या क्या ले होगे? दादरी से शुरुआत होती है, तुम इमरजेंसी पे आ जाते हो, अब अयोध्या पे आ गए। रुको, मामला सिर्फ एक मिनट, हारे और हराए में क्या अंतर है? आपने चुनाव लड़ा, इन्होंने चुनाव लड़ा, ये दोनों जब सामने प्रतिद्वंदी हैं तो हराने का ही प्रयास करेंगे ना। तो हारे और हराए में आपको क्या अंतर नजर आता है? हाँ, एक हमारे नेता हराए गए, नहीं तो बेईमानी से ना जीते। बेईमानी से क्यों जीतते हो? अमेठी में कैसे जीत गए, रायबरेली में कैसे जीत गए, इन लोग बताया ना कि जब 20% वोटों की बेईमानी जहाँ काम नहीं आती है वहाँ ये जीतते हैं, वहाँ पे हम लोग जीतते हैं। देखिए ये लोग जो है उधर मोहल्ले से आवाज आई। 10 में इन्होंने बैनाडी करके 9 लेकर आए थे, और 403 में इनको 300 जगह हरा करके काम बैनाडी नहीं चलने देंगे। सपने, मुंगेरी लाल के सपने और रही बात देखने में मंदिर कोई की, सुन गुनाह लीजिए। थोड़ी ना है। सब कुछ है तुम्हारे पास, बताने के लिए। अमरिंदर भाई, गंगा जल से, इन्हें भी तो मौका दे दो। गंगा जल से जिस मंदिर में पिछड़ा दलित कमजोर चला जाता है, उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाते हैं। और सुनिए, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, बहुत बड़ी मंदिर भोले बाबा की बनवा रहे हैं, बहुत सुनिए, बड़ी बनाओ। ये और जिस इतने दिन बड़े बन जाएगी, आज ये सना हमें बताओ, अब मैं आया आपके पास, आओ। इतने बड़े सनातनी हो गए हैं कि जो है अभी तक ये रामलला के दर्शन करने इनके नेता नहीं गए। इतने बड़े सनातनी हो लेकिन वो कह रहे हम जाएंगे, हमारा मंदिर बनेगा। चरित्र मानस को जलाने वाले को प्रमोशन करके राष्ट्रीय महासचिव बना देते हैं। और सुनिए, और जो ये कह रहे हैं गुर्जर लोग जो है सनातनी होते हैं, वो धर्म रक्षक होते हैं,
वो राजा मिहिर भोज, जी धर्म सिंह कोतवाल गुर्जर, जी जी धर्म सिंह कोतवाल गुर्जर, सुनिए, वो धर्म के रक्षक होते पांचली हैं। वाले। और ये सब धर्म को कुचलने वाले लोग हैं। देखिए मैंने एक बड़ा इतिहास मैंने ना एक मिनट मैं आता हूँ, मैंने एक बड़ा गुप्ता जी मैं आता हूँ सर, बस 1 मिनट का है सब, 1 मिनट से। हमारे पितामह को मारने वाले लोग, ये बात हमसे सनातनी और धर्म पितामह पितामह लीजिए, वो जो कह देते हैं वही सत्य होता है। हमारे सनातनी धर्म में वो जो कह देंगे वही पत्थर का लकीर होता है। पितामह माने कौन सर? 4 दिन पहले, 4 दिन पहले एक शो में यार राहुल शंकराचार्य भी आ गए, इमरजेंसी भी आ गई। सर भैया एक ही शो में सारा कर लोगे, शंकराचार्य से लेकर इमरजेंसी। अब सवाल इस बात का है, सिर्फ इस बात का है कि क्या अखिलेश यादव जो कह रहे हैं हमारा मंदिर बन जाएगा तो हम दर्शन करने जाएंगे, अखिलेश यादव जो राजा मिहिर भोज के पास पहुंच गए, अखिलेश यादव जो शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, क्या अखिलेश यादव को सनातन फोबिया हो गया? देखिए इस प्रदेश के अंदर, मैं प्रदेश की बात करूंगा, लखनऊ में रहता हूं, इस प्रदेश में जिसने भी तुष्टीकरण की राजनीति की है वो बिल्कुल नष्ट के कगार पर पहुंच गया। ये तुष्टीकरण की राजनीति शुरू की थी मायावती ने, वो आज कहाँ है? मुलायम सिंह यादव ने शुरू की तो बगैर बसपा के काम नहीं चल पाया उनका, और उन्होंने मुस्लिम और हिंदू गठजोड़, मुस्लिम हिंदू गठजोड़ और दलित गठजोड़ को के सहारे सत्ता में आना चाहा। तीसरे थे अखिलेश यादव। भाई मैं आपको ये कहूँगा, बिल्कुल मैं किसी के उसमें नहीं हूँ, जब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया तो प्रदेश की जनता ने ये विश्वास जताया कि अब एक उत्तर प्रदेश को एक अच्छा लीडर मिल गया है, नया लीडर मिल गया, युवा है, कुछ करेगा। लेकिन वो अपने पिताजी की जो तुष्टीकरण की राजनीति थी उससे बाहर नहीं निकल पाए। उसका परिणाम ये रहा कि वो सत्ता से बाहर हुए। तीसरा बताऊं, आप बार बार बोलते हैं बात, आप ये कहते हैं कि अखिलेश यादव 2024 के इलेक्शन में एक छद्म को भारतीय जनता पार्टी नहीं पकड़ पाई। छद्म ये था कि इन्होंने बाकायदा प्री प्लान कि जो भी कहना वोट मिलेगा, अगर आप कांग्रेस को या उसको सपा को वोट देंगे तो 850 रुपए खटाखट आपके खाते में जाएंगे। वो एक छद्म था, और उस छद्म की पोल खुली आपके दिल्ली चुनाव में कि साफ होगी, आम भी हरियाणा में खुली। खटाखट वाले तो वहां है, मैं बता रहा हूँ ना, आपकी पोल खुली महाराष्ट्र के अंदर, आपकी पोल खुली आपके बिहार के अंदर। वो मुझे बताइए आप खटाखट एक मिनट मुझे बताइए सर कैमरे में। हाँ। देखिए अब वो खटाखट का भी जो वो था कार्ड है फेल हो गया। अब जो इलेक्शन होने जा रहा है 2027, उसी के संदर्भ में आप दादरी भी बोल रहे हैं। हाँ। देखिए 2027 का इलेक्शन भूल जाएगा समाजवादी पार्टी, और क्यों सर क्यों? क्योंकि वो 8,500 रुपए का जो वो तो छल था वो अब आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो कई राज्यों में नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, आने दो, मैं आता हूं। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी 2027 को चुनाव में 27 सीटें भी जीत लेगी तो उसकी उपलब्धि कराएगी। अरे पत्रकार का विश्लेषण, 1 मिनट इनकी बात मत बोलना, पत्रकार का विश्लेषण। सर बैठिए, हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या जो कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, चाहे वो शंकराचार्य जी के साथ खड़े होने की बात हो, चाहे वो काशी में जो हो रहा था उसके खिलाफ करने की बात हो, चाहे वो राजा मिहिर भोज के पास पहुंचने की बात हो, और चाहे वो ये कहना कि दारेश्वर मंदिर बनवाने की बात हो, और चाहे अब तो रामलला के दर्शन करने भी जा रहे हैं, क्या अखिलेश यादव को सनातन फोबिया होगी? देखिए, प्रदेश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से दूसरी बार योगी जी को चुना है, पूरे विश्वास के साथ, हमें उम्मीद है कि तीसरी बार भी योगी जी को ही चुनना चाहेगी, क्योंकि अखिलेश यादव का झूठ, अखिलेश यादव 2022 के भी चुनाव में हनुमानगढ़ी तक जाते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते, लेकिन रामलला से उन्होंने दूरी बनाई। दूरी इसलिए बनाई कि जो उनका अल्पसंख्यक समाज है कहीं नाराज ना हो जाए, और हुआ यही कि अल्पसंख्यक समाज फिर भी नाराज है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये दिखावा है और इस वजह से हारते रहे। और आज भी अभी इनकी पार्टी में जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य रहे, और अभी कल जो है तो स्वयं अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। मैं बता रहा हूँ, इसीलिए तो बता रहा हूँ कि वो उनको दिखाने के, उनको रिझाने के लिए चाह रहे थे, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। और जब देखा कि जब आप अब यही देखिए, यही, और इस पर चिल्लाना नहीं है, इस पर चिल्लाना नहीं, इस पर चिल्लाना नहीं है, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा हमारा सवाल तो आ जाने दो। सवाल ये है, क्या अखिलेश यादव को आजकल सनातन फोबिया हो गया? 1 मिनट, अगर किसी कृष्ण के वंशज को ये कहना पड़े कि हमारा मंदिर बन जाए, अपने मंदिर का वीडियो डालना पड़े, अगर किसी कृष्ण के वंशज को ये कहना पड़े मैं दर्शन करने जाऊंगा, तो फिर ये है क्या? मैं अमरेंद्र प्रताप सिंह हूँ, मैं पत्रकार हूँ, लेकिन सबको मेरी आस्था का पता है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने जाऊंगा तब मुझे लोग ठाकुर मान लेंगे। अच्छा सुनिए अमरिंदर जी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक मंदिर बनवा रहे हैं, अकेले बनवा रहे हैं,
और यहाँ में पूरे देश के और दुनिया का चंदा प्रभु राम की मंदिर में गलती से उस मंदिर को कुछ मत कह देना, फिर वही गलती करने जा रहे हो। पूरे देश और जिस दिन हमारे भोले बाबा के मंदिर को भी चंदा मिलने लगे वो भी जल्दी से जल्दी मिल जाए। प्रभु श्री राम का मंदिर आपका मंदिर नहीं है, वो भी हमारी मंदिर है, वहाँ हमने भी चंदा दिया है। आपने हमारा मंदिर और इस मंदिर का नहीं चंदा की आपने गुप्ता जी आपने कहा हमारा मंदिर और इस मंदिर नहीं। अरे मैंने चंदा पे बात की, मंदिर पे जाने की नहीं, हम मुसलमान हैं तो हम खाने काबा घर में बना के तब हम उसका तवाफ करेंगे, जहाँ है वहीं जाएंगे पहले। आस्था तो इसमें है। अगर हम मुसलमान हैं, एक मिनट इनके बात तो सुन लो। इन्होंने कहा हम मुसलमान हैं तो क्या खाने का अपने घर में बना के तब उसका तवाफ करेंगे, यानी क्या जरूरी अपने घर जहाँ है वहीं जाकर पूजा कर लेंगे? नहीं तो क्या हम समाजवादी नहीं, हम नहीं जाते हैं प्रभु राम के मंदिर में, हम नहीं जाते हैं। आपको आप जाते हो, हमारे पे बात नहीं दिखता है। आपके नेता को नहीं, आपके नेता ये कालेमियों को नहीं देखता, उनके सिपाही चले गए, नेता भी जाने का डेट दे दिया है। नेता ने एक मिनट राहुल सर, सबके बात नेता ने जाने की डेट दे दी। आपने तो मथुरा के भी पहल नहीं की जो कि आपके आराध्य थे। आप कम से कम अपने समाज को ये विश्वास दिलाइए ना कि आप मथुरा को वो करते हैं। आप एक मंदिर बना रहे हैं, मंदिर तो आपके पास पहले से मौजूद है। मथुरा जाइए आप, वहां तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि देखिए इनको इतना अगर सनातन नेता ने डेट दे दी इलेक्शन। नहीं सुनिए तो, इनको इतना अगर स्नेह है, इतनी भक्ति भावना जाग रही है सनातन धर्म में, तो प्रभु श्री कृष्ण जी के जन्म स्थान पर जाकर उनका जो भव्य और निर्माण हो, उनका बड़ा कॉरिडोर और बने, वहां के लिए चंदा पूरे भारतवर्ष के यदुवंशियों से ले और वहां जाकर उनका और भव्य रूप धारण करवाएं तो माने। तो ये कृष्णवंशी भी नहीं उन्हें लगता है यदुवंशी तो सब उनके साथ ऑलरेडी है, यदुवंशी को खुश करने के लिए कुछ करने की जरूरत थोड़ा है यार। अरे आज की फिर वही बात, आप सनातन धर्म की बात कर रहे हो ना, तो और आप अपने आप को कृष्णवंशी बोलते हो तो कम से कम कृष्ण जी के लिए करो। और ये बताइए श्री रामचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। अयोध्या जी में। ये भी बात पूरी दुनिया में 500 साल तो मुकदमा चला था तो कोर्ट में, अभी भी तुम पूछ रहे हो। हाँ जी, नहीं समाजवादी पार्टी से जात बताने वाले, राम जी को छोटा दिखाने वाले, उंगली पकड़ के गाना चलाया था जो राम को लाए हैं, हरे तीनों लोग के मालिक राम, उनको ये लाने वाले कालनेमी लोग। तुम तो डेट देते हो, लोग राम को डेट दोगे। अरे आप हम इनसे पूछ के जाएंगे हो कि जाओ और फोटो डालो, सेल्फी डालो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हमने आज दर्शन किए। अरे रुको राहुल, बवाल हुआ। आखिरी सवाल, बस आप सबका धन्यवाद। मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है शो में। आखिरी सवाल, राजेश विद्यार्थी, क्या सनातन ऐसी चीज है कि उसको अलग से प्रदर्शित करना पड़ेगा? मैं जिस धर्म को मानता हूं, मैं अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में, रोजमर्रा के अपने कार्यों में जो भी त्योहार आते हैं, 52 दिन इतवार, 52 दिन शनिवार, 52 दिन त्योहार, अलग से ये शो करने की जरूरत क्यों पड़ती कि हम इस धर्म को मानते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये फैलाया हुआ भ्रम है और ये एक सोची समझी रणनीति है जिसके अंतर्गत ये धर्म का इस्तेमाल करते हैं। कायदे से मंदिरों का निर्माण, मस्जिदों का निर्माण, गुरुद्वारे का निर्माण, एक मिनट सुन लीजिए पूरी बात। सर मैं आप ही समाप्त करूंगा। हाँ। पूरी बात सुनिए। इनका जो निर्माण है, इनके कार्य करने के लिए संतों की जिम्मेदारी है और ये राजनीतिक दलों का विषय नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, एक मिनट। हाँ, विषय है, ये शर्म का विषय। आ गया मैं। आप बताइए। हाँ, ये शर्म का विषय है कि राजनीतिक दल इन धार्मिक विषयों पर विचार करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर विचार नहीं करते हैं। सवाल है कि धार्मिक आस्था किसी की भी शर्म का विषय नहीं है। धार्मिक आस्था हर आदमी का अधिकार है। धार्मिक आस्था, वो उधर खड़े, एक मिनट, वो उधर खड़े हैं शमशी आजाद, मैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, ये चौबे जी, ये अशोक गुप्ता जी, ये राजेश विद्यार्थी, सबका धार्मिक आधार है, सबका धार्मिक आस्था, सबका हक है। लेकिन राजनीतिक मामलों में धर्म को घुसेड़ना और धर्म में राजनीति घुसेड़ना ये हो तो रहा है। अब जायज कितना है? किसी से हमने पूछा विद्वान से, तो उसने ये भी कह दिया कि भैया धर्म ही दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म। तो फिर धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं किया जा सकता। शायद यही बात अखिलेश यादव को भी समझ में आ गई है कि सनातन मतावलंबियों को किसी न किसी रूप में उन्हें कनेक्ट करना होगा। आखिरी छोटा सा सवाल हमारे वरिष्ठ से हम करेंगे और वो सवाल का जवाब आप घुमा के मत देना, सीधा देना। क्या अखिलेश यादव अब ये मान चुके हैं कि केवल मुस्लिम वोटों और यादव वोटों के माध्यम से कार्य नहीं होगा? बहुजन समाज पार्टी का वोट भी हमारे पास नहीं आ पा रहा है,
इसलिए हमें सवर्ण समाज या अन्य समाज उसको लेकर चलना होगा। सवर्ण समाज तब अलग होगा जब सवर्ण समाज के पास कोई विकल्प न हो। उसके पास विकल्प है, समाजवादी पार्टी के पास विकल्प नहीं है। धर्म को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया राजीव गांधी ने। आपने शिलान्यास कराया था अयोध्या के अंदर, वो एक्सप्रेस वो शोषण नहीं था। इतिहास में बहुत सवाल है, हमें सिर्फ आज का बताइए कि क्या आने वाले समय में केदारेश्वर महादेव मंदिर से, आने वाले समय में अयोध्या में जाके दर्शन करने से, आने वाले समय में शंकराचार्य का मुद्दा उठाने से सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू समाज के सारे लोग राजनीतिक रूप से किसी के पाले में हो सकते हैं? आप कॉमन मैन को इतना कमजोर समझते हैं कि वो ये नहीं समझ पाए कि मेरे मन में या मेरे सार्वजनिक रूप से जो मैं कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है। सवाल यहीं छोड़ो। मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं और मैं विश्लेषित भी कर दूं। बहुत अच्छे जवाब दिए शमसी आजाद जी ने, बहुत अच्छे जवाब दिए अशोक गुप्ता जी ने, बहुत अच्छे जवाब दिए चौबे जी ने भी, और बहुत अच्छी बात राजेश विद्यार्थी ने भी कही। लेकिन राजनीति पल पल बदलती है और बदलती है नेताओं के द्वारा। अखिलेश यादव गुर्जर समाज को लेकर रैली करते हैं दादरी में, उस दादरी में जिसके आसपास की सीटें वो हारते हैं, वहां से जाके आगाज करते हैं। नोएडा जो कि दिल्ली से जुड़ा हुआ भाग है उत्तर प्रदेश का, पश्चिम की शुरुआत जहां से होती है, पश्चिम का जो द्वार है वहां से शुरुआत। कभी पूर्वांचल में सबसे मजबूत मानी जाने वाली समाजवादी पार्टी पश्चिम में कमजोर थी, क्या इसलिए अखिलेश यादव ने वहां शुरुआत की? और क्या ये शुरुआत अखिलेश यादव को इतना मजबूत कर पाएगी कि 2027 में सरकार बन जाए? ये सारे सवाल हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि आप जनता हो और आप ही जनार्दन हो। इनके जवाबों को ही मद्देनजर रखिएगा और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कमेंट में। नमस्कार।